नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा पैटर्न के अलाउंसेस के बारे में। अगर मैं बात करूं पैटर्न अलाउंस की, तो पैटर्न अलाउंस इज अ वाइटल फीचर एज इट अफेक्ट्स द डायमेंशनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कास्टिंग। Thus, when the pattern is produced, certain allowances must be given on the sizes specified in the finished component drawing so that a casting with a particular specification can be made. The selection of correct allowances greatly helps to reduce machining costs and avoid rejections. Thus, allowances usually considered on patterns and core boxes are as follows. First one is shrinkage or contraction allowance. Second is draft or taper allowance. Third is machining or finishing allowance. Fourth one is distortion or camber allowance. Last is wrapping allowance. अब अगर पैटर्न के अलाउंस के बारे में बात की जाए, तो पैटर्न का अलाउंस कास्टिंग के डायमेंशनल कैरेक्टरिस्टिक्स पे काफ़ी असर डालता है। जब भी कभी पैटर्न बनाया जाता है, उसमें कुछ अलाउंसेस दिए जाते हैं, जिससे कि कास्टिंग जब बन के तैयार हो, उसकी स्पेसिफिकेशंस हों। सही अलाउंसेस काफ़ी हद तक मशीनिंग कॉस्ट को कम कर देती है और रिजेक्शन के चांस भी कम करती है। नॉर्मली अलाउंसेस जो कि पैटर्न और कोर बॉक्स में कंसिडर किए जाते हैं, वो हैं श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन अलाउंस। सेकंड है ड्राफ्ट और टेपर अलाउंस। थर्ड है मशीनिंग और फिनिशिंग अलाउंस। फोर्थ है डिस्टॉर्शन और कैम्बर अलाउंस। फिफ्थ है रैपिंग अलाउंस। आइए अब इनको डिटेल में पढ़ते हैं। पहला है श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन अलाउंस। ऑलमोस्ट ऑल कास्ट मेटल्स shrink or contract volumetrically on cooling. The metal shrinkage is of two types. First one is liquid shrinkage. It refers to the reduction in volume when the metal changes from liquid state to solid state at the solidus temperature. To account for this shrinkage, riser which feed the liquid metal to the casting are provided in the mold. Second is solid shrinkage. It refers to the reduction in volume caused when metal loses temperature in solid state. To account for this, shrinkage allowances provided on the patterns. यानी कि जब भी कभी कोई धातु लिक्विड फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होती है, यानी कि चेंज होती है, तो वो थोड़ा सा ठसती है। इस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए राइजर में लिक्विड मोल्टन मेटल रहता है और वो इस लिक्विड श्रिंकेज को कंपनसेट करता है। दूसरा होता है सॉलिड श्रिंकेज। सॉलिड श्रिंकेज होता है वॉल्यूम में रिडक्शन। जब मेटल यानी धातु जमी तो हो, लेकिन उसका तापमान ज़्यादा हो और वहाँ से वो ठंडा होना शुरू हो, उसके लिए भी श्रिंकेज अलाउंस दिया जाता है पैटर्न में। द रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन विद टेम्परेचर इज डिपेंडेंट ऑन द मटेरियल। फॉर एग्जाम्पल, स्टील कॉन्ट्रैक्ट्स टू अ हायर डिग्री कंपेयर्ड टू एल्यूमिनियम। टू कंपनसेट द सॉलिड श्रिंकेज, a shrink rule must be used in laying out the measurements for a pattern. A shrink rule for cast iron is 1/8 inch longer per foot than a standard rule. If a gear blank of 4 inch in diameter was planned to produce out of cast iron,
The shrink rule in measuring it 4 inch would actually mean 4 1/24 inch, thus compensating for the shrinkage. अब अगर बात करी जाए कि कौन सी धातु ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होगी और कौन सी कम, तो वो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है. एग्जाम्पल है, स्टील ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करती है एल्यूमिनियम से. सॉलिड श्रिंकेज को कंपनसेट करने के लिए कुछ ना कुछ मापदंड हमेशा अपने को ध्यान में रखना चाहिए. कास्ट आयरन के लिए ये मापदंड है 1/8 इंच पर फुट का, यानी अगर आपको 4 इंच डायमीटर का गियर ब्लैंक बनाना है तो आपको एक्चुअल में जो पैटर्न बनाना होगा वो बनाना होगा 4 1/24 इंच डायमीटर का, जिससे कि श्रिंकेज अलाउंस कंपनसेट हो सके. बाकी और मेटल्स के लिए, ग्रे कास्ट आयरन के लिए 2 फीट तक के लिए श्रिंकेज अलाउंस इंच पर फिट में है 0.125. 2 फीट टू 4 फीट के लिए है 0.105 इंच पर फुट. ओवर 4 फीट के लिए है 0.083 पर फुट. यहाँ पर आपको ध्यान देना है ये इंच पर फुट में है. सिमिलरली कास्ट स्टील के लिए ये श्रिंकेज अलाउंस हैं डिफरेंट डायमेंशंस के लिए. एल्यूमिनियम के लिए डिफरेंट डायमेंशंस के लिए ये आपके श्रिंकेज अलाउंस हैं, और मैग्नीशियम के लिए इन डायमेंशंस के लिए ये श्रिंकेज अलाउंस हैं. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर मेटल के लिए श्रिंकेज अलाउंस डिफर कर रहे हैं, और वो डिफर करते हैं उस मटेरियल की या उस मेटल के कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर. नेक्स्ट इज ड्राफ्ट और टेपर अलाउंस. बाय ड्राफ्ट इज meant the taper provided by the pattern maker on all vertical surfaces of the pattern so that it can be removed from the sand without tearing away the sides of the sand mold and without excessive wrapping by the molder. ड्राफ्ट या टेपर अलाउंस का मतलब होता है जो वर्टिकल यानी खड़े सरफेसेस हैं उन पर थोड़ा सा टेपर इस टाइप से देना. इस वजह से आराम से पैटर्न मोल्डिंग सैंड में से निकाला जा सकता है. अब अगर ड्राफ्ट या टेपर अलाउंस नहीं दिया जाएगा तो जब पैटर्न को आप मोल्ड में से निकालेंगे तो यहाँ पर मोल्ड का सरफेस डैमेज हो सकता है. इसके काफ़ी हद तक चांस होते हैं कि मोल्ड वहाँ कहीं ना कहीं से खराब हो ही जाएगा. ये जो पहला डायग्राम है इसमें है अ पैटर्न हैविंग नो ड्राफ्ट अलाउंस बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम द पैटर्न. इन दिस केस टिल द पैटर्न इज कंप्लीटली लिफ्टेड आउट इट्स sides will remain in contact with the walls of the mold, thus tending to break it. यानी इस पैटर्न में ड्राफ्ट अलाउंस नहीं दिया हुआ है. जब तक इस पैटर्न का कोई सा भी वर्टिकल वाला सरफेस मोल्ड के वर्टिकल सरफेस से टच में रहेगा तब तक ऐसा हो सकता है कि पैटर्न से टच होकर या कैसे भी मोल्ड टूट जाए. जबकि यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो एन इल्यूजन ऑफ अ पैटर्न हैविंग प्रॉपर ड्राफ्ट अलाउंस हेयर द मोमेंट द पैटर्न लिफ्टिंग कमेंसेज all of its surfaces are well away from the sand surface. Thus the pattern can be removed without damaging the mold cavity. यहाँ पर आप अगर बहुत ध्यान से देखें तो ऊपर पैटर्न का डायमीटर ज़्यादा है, नीचे यहाँ पे डायमीटर पैटर्न का कम है. जैसे ही पैटर्न को मोल्ड में से निकालेंगे वैसे ही
यहाँ पर का सरफेस काफ़ी दूर होता चला जाएगा और आप पैटर्न को आराम से मोल्डिंग सैंड में से या मोल्ड में से निकाल पाएंगे और यहाँ पर बाकी के सरफेसेस भी डैमेज होने के चांस बहुत कम रहेंगे। इन सब चीज़ के लिए ड्राफ्ट या टेपर अलाउंस दिया जाता है। ड्राफ्ट अलाउंस varies with the complexity of the sand job, but in general inner details of the pattern require higher draft than outer surfaces. The amount of draft depends upon the length of the vertical side of the pattern to be extracted, the intricacy of the pattern, the method of molding and pattern material. ड्राफ्ट अलाउंस सैंड जॉब की कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से वेरी करता है। अगर जनरल टर्म में बात की जाए तो इनर सरफेसेस को ज़्यादा ड्राफ्ट अलाउंस की रिक्वायरमेंट होती है। ड्राफ्ट कितने लेवल का रहने वाला है ये डिपेंड करता है वर्टिकल साइड की लेंथ के ऊपर, उसके अलावा मेथड ऑफ मोल्डिंग के ऊपर और पैटर्न के मटेरियल के ऊपर। एग्जाम्पल, अगर पैटर्न का मटेरियल वुड है और हाइट ऑफ गिवन सरफेस इंच में 1 है तो ड्राफ्ट एंगल 3 डिग्री का एक्सटर्नल सरफेस पे और इंटरनल सरफेस पे 3 डिग्री का लिया जाएगा। जबकि अगर हाइट ऑफ गिवन सरफेस 1 to 2 इंच है तो ड्राफ्ट अलाउंस एक्सटर्नल सरफेस का 1.5 डिग्री रहने वाला है और इंटरनल सरफेस का 2.5 डिग्री रहने वाला है। बाकी सारे के सारे डायमेंशंस यहाँ दिए हुए हैं। सिमिलरली मेटल एंड प्लास्टिक के पैटर्न के लिए ये हाइट के लिए ये एक्सटर्नल सरफेस के ड्राफ्ट एंगल और ये इंटरनल सरफेस के ड्राफ्ट एंगल रहेंगे। नेक्स्ट इज मशीनिंग और फिनिशिंग अलाउंस। The finish and accuracy achieved in sand casting are generally poor, and therefore when the casting is functionally required to be of good surface finish or dimensionally accurate, it is generally achieved by subsequent machining. Machining or finish allowances are therefore added in the pattern dimension. The amount of machining allowance to be provided for is affected by the method of molding and casting used, that is hand molding or machine molding, sand casting or metal mold casting. The amount of machining allowance is also affected by the size and shape of the casting, the casting orientation, the metal and the degree of accuracy and finish required. इसका मतलब है जब भी कभी सैंड कास्टिंग से कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है यानी कोई कास्टिंग की जाती है तो उसका सरफेस फिनिश पुअर क्वालिटी का होता है। अगर उसका सरफेस बहुत अच्छा चाहिए और डायमेंशनली बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए तो मशीनिंग करने की रिक्वायरमेंट पड़ती है। इस सब चीज़ के लिए मशीनिंग या फिर फिनिशिंग अलाउंस जोड़े जाते हैं पैटर्न के डायमेंशन में। मशीनिंग अलाउंस की मात्रा डिपेंड करती है कि किस प्रकार का मोल्ड इस्तेमाल होने वाला है और कास्टिंग किस प्रकार की होने वाली है, यानी हैंड मोल्डिंग होगी या फिर मशीन मोल्डिंग होगी, सैंड कास्टिंग होगी या फिर मेटल मोल्ड कास्टिंग होगी। मशीनिंग अलाउंस शेप एंड साइज ऑफ द कास्टिंग, कास्टिंग की ओरिएंटेशन, मेटल और डिग्री ऑफ एक्यूरेसी एंड फिनिश रिक्वायर्ड के ऊपर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल, कास्ट आयरन की अगर आपको 12 इंच तक का कास्टिंग करनी है तो मशीनिंग अलाउंस होता है 0.12 इंच,
जबकि 12 से 20 इंच के लिए होता है 0.2 इंच और 20 से 40 इंच के लिए होता है 0.25 इंच। सिमिलरली कास्ट स्टील के लिए ये अलाउंसेस होते हैं इन डायमेंशंस के लिए, और नॉन फेरस यानी कि आयरन के अलावा अगर कोई और मेटल है या और कोई अलॉय है उसके लिए इन डायमेंशंस के लिए ये अलाउंस रहते हैं। नेक्स्ट इज डिस्टॉर्शन और कैम्बर अलाउंस। समटाइम्स castings get distorted during solidification due to their typical shape. For example, if the casting has the form of the letter U, V, T or L, etc., it will tend to contract at the closed end, causing the vertical legs to look slightly inclined. This can be prevented by making the legs of the U, V, T or L shaped pattern converge slightly inward so that the casting after distortion will have its sides vertical. The distortion in casting may occur due to internal stresses. These internal stresses are caused on account of unequal cooling of different section of the casting and hindered contraction. Measure taken to prevent the distortion in casting include modification of casting design, providing sufficient machining allowance to cover the distortion effect, and providing suitable allowance on the pattern called camber or distortion allowance, that is inverse रिफ्लेक्शन। कभी कभी कास्टिंग थोड़ी बहुत टेढ़ी मेढ़ी जमने के बाद हो जाती है, और वो भी टिपिकल शेप्स के लिए, जैसे कि यू, वी, टी, एल। इन शेप्स के लिए नॉर्मली वर्टिकल लेग्स थोड़ी सी झुक जाती हैं, और इनका झुकाव आप आराम से रोक सकते हैं पैटर्न को थोड़ा सा कन्वर्ज करके, जिससे कि जब वो लेग्स वापस से इंक्लाइन हो तो वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएं। डिस्टॉर्शन इंटरनल स्ट्रेसेस की वजह से भी हो सकता है। नॉर्मली इंटरनल स्ट्रेसेस अनइवन कूलिंग की वजह से होता है कास्टिंग में, यानी कहीं से कास्टिंग जल्दी ठंडी हो गई, कहीं से कम ठंडी है। इसकी वजह से इंटरनल स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं और कॉन्ट्रैक्शन में रिजल्ट करते हैं। इस कॉन्ट्रैक्शन या फिर डिस्टॉर्शन को रोकने के लिए कास्टिंग की डिज़ाइन में मॉडिफिकेशंस किए जा सकते हैं। मशीनिंग अलाउंस थोड़े ज़्यादा दिए जा सकते हैं जिससे कि डिस्टॉर्शन का इफेक्ट कवर किया जा सके, या फिर कैम्बर या फिर डिस्टॉर्शन अलाउंस, जिनको इन्वर्स रिफ्लेक्शन कहा जाता है, ये भी दिए जा सकते हैं। अब अगर मैं डायग्राम की मदद से आपको समझाऊं तो हमें रिक्वायर्ड शेप ऑफ कास्टिंग है इस टाइप की। ये आप सामने से इसका फ्रंट व्यू देख रहे हैं, लेकिन अगर मैं कोई भी डिस्टॉर्शन या कैम्बर अलाउंस नहीं दूंगा तो इस टाइप की फाइनल कास्टिंग आपको मिलेगी। जबकि अगर मैं थोड़ा सा कैम्बर्ड पैटर्न बना दूंगा तो मेरे को इस टाइप का पैटर्न बनाना पड़ेगा, और अगर मैं इस टाइप का पैटर्न बनाऊंगा तो फाइनली मेरी जो कास्टिंग होगी वो इस टाइप की प्रॉपर कास्टिंग मुझे मिल जाएगी। नेक्स्ट अलाउंस इज रैपिंग अलाउंस। Before the withdrawal from the sand mold, the pattern is wrapped all around the vertical faces to enlarge the mold cavity slightly, which facilitates its removal. Since it enlarges the final casting made, it is desirable that the original pattern dimension should be reduced to account for this increase.
there is no sure way of quantifying this allowance since it is highly dependent on the foundry personal practice involved. It is a negative allowance and is to be applied only to those dimensions that are parallel to the parting plane. इसका मतलब अभी तक के सारे अलाउंस आपको पैटर्न के अंदर ऐड करने थे, जबकि रैपिंग अलाउंस हमेशा पैटर्न में से घटाया जाता है। जब भी कभी पैटर्न को सैंड मोल्ड में डाला जाता है तो पैटर्न को हमें सैंड मोल्ड से निकालना होता है। उस निकालने के लिए हम पैटर्न के आसपास वर्टिकल फेसेस में कुछ ना कुछ चीज़ चिपका देते हैं जिससे कि पैटर्न सैंड मोल्ड में से आराम से निकाला जा सके। लेकिन इसकी वजह से फाइनल कास्टिंग जो बनेगी वो थोड़े से बड़े साइज की मिलेगी। कास्टिंग का साइज बड़ा ना हो जाए इसके लिए रैपिंग अलाउंस फाइनल पैटर्न में से घटाया जाता है और नॉर्मली अप्लाई किया जाता है उन्हीं डायमेंशंस के साथ जो कि पार्टिंग प्लेन से पैरेलल होते हैं। नेक्स्ट हेडिंग इज कोर एंड कोर प्रिंट्स। Castings are often required to have holes, recesses, etc. of various sizes and shapes. These impressions can be obtained by using cores. So where coring is required, provision should be made to support the core inside the mold cavity. Core prints are used to serve this purpose. The core print is an added projection on the pattern and it forms a seat in the mold on which the sand core rests during pouring of the mold. The core print must be of adequate size and shape so that it can support the weight of the core during the casting operation. Depending upon the requirement, a core can be placed horizontal, vertical, and can be hanged inside the mold cavity. अब अगर बात की जाए कोर और कोर प्रिंट्स के बारे में तो सबसे पहले बात ये आती है कि अगर आपकी कास्टिंग में कहीं पर होल्स होने हैं, रिसेसेस होनी हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए कोर का इस्तेमाल किया जाता है। जब भी कभी कोर का इस्तेमाल होगा तो कोर को एक स्पेसिफिक जगह पर होल्ड करके रखने के लिए कोर प्रिंट्स का इस्तेमाल होता है। कोर प्रिंट्स एक एक्स्ट्रा एडेड प्रोजेक्शन होते हैं पैटर्न में जो कि मोल्ड को आराम से संभाल के रखते हैं जिसमें कि कोर फिट हो सके। कोर प्रिंट हमेशा एडिक्वेट साइज और शेप का होना चाहिए जिससे कि कोर आराम से उस पे रखा जा सके। कोर हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या फिर हैंगिंग टाइप का भी मोल्ड कैविटी में हो सकता है। एग्जाम्पल है, अगर आपको इस टाइप का डंबल अंदर से हॉलो बनाना है कास्टिंग द्वारा तो ये हो गया आपका पैटर्न। और पैटर्न को जब आप मिट्टी में यानी कि मोल्ड में रखेंगे तो इस टाइप का आपको कैविटी मिलेगी। अब अगर बीच में आपको ये हॉलो रखना है तो यहाँ पे अपने को एक कोर रखना पड़ेगा और इस कोर को रखने के लिए यहाँ पर ये जो मिट्टी में जगह बनाई गई है इसको बोलते हैं कोर प्रिंट। आप लोगों को ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से सभी चीज़ समझ में आ ही गई होंगी इस वीडियो में। आज इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।